Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 8th of October 2024. So आज की क्लास में हम 8 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद सम इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ 8th ऑफ अक्टूबर. सो आज की क्लास में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर चर्चा करेंगे. इंटरनेशनल न्यूज में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण खबरें बनती हैं. कोई कंट्री से अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज में हम डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल न्यूज के बाद हम कुछ नेशनल न्यूज देखेंगे जो यूनियन कैबिनेट से कुछ अप्रूवल है या सेंटर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय सरकार जो बेसिकली केंद्र सरकार है उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है वो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे. थर्ड हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स को डिस्कस करेंगे. फोर्थ बैंक और वित्त समाचार, बैंकिंग से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है हम वो बैंक और वित्त समाचार में कवर करेंगे. कुछ रक्षा समाचार हम देखेंगे यानी डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे. विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी न्यू इनिशिएटिव्स हैं, कोई इनोवेशन है तो वो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार में कवर करेंगे. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी स्पोर्ट्स न्यूज जिसमें हम खेल समाचार डिस्कस करेंगे. स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज बनती है, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कोई न्यूज बन रही है. रैंक एंड रिपोर्ट समाचार, अगर रिसेंटली किसी इंडियन या कोई फॉरेनर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रैंक एंड रिपोर्ट जारी की है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है हम रैंक और रिपोर्ट समाचार में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट होंगे हमारी कुछ औपचारिक न्यूज, कुछ हम शोक समाचार देखेंगे. उसके बाद नियुक्तियों और इस्तीफे से रिलेटेड कोई समाचार बनते हैं तो वो हम कवर करेंगे. लास्ट हमारी न्यूज होगी सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड न्यूज. क्लियर? तो ये आज की हमारी कैटेगरीज होंगी जिसमें हम आज की इंपॉर्टेंट न्यूज डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी. आज की क्लास में हमने क्या महत्वपूर्ण डिस्कस किया है वो हम कंप्लीट बेसिकली क्विक सेशन के थ्रू या क्विक समरी के थ्रू रिवाइज करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, भारत और मालदीव्स के बीच में एक टाइप हुआ है. कितने का टाइप हुआ है? $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का टाइप हुआ है फॉर करेंसी स्वैप. जो मुद्रा स्वैप है उसको लेकर भारत और मालदीव्स के बीच में $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक समझौता हुआ है ताकि दोनों कंट्रीज के जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सके. तो न्यूज सिंपल सी आपको समझ आई होगी. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या यहाँ से और बन सकते हैं. तो भारत ने मालदीव के साथ लगभग $750 मिलियन की मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि देश के विदेशी मुद्रा संकट को कम करने में मदद मिल सके. यह सौदा 400 मिलियन के स्वैप और सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 3000 करोड़ अतिरिक्त शामिल है जो 2027 तक उपलब्ध है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के बीच एक बैठक के दौरान समझौते को अंतिम रूप दिया गया जो 5 दिवसीय भारत यात्रा पर है. दोनों नेताओं ने प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक दृष्टि वक्तव्य मींस विजन स्टेटमेंट भी अपनाया है. डन. तो किस किस के बीच में हुआ है? भारत और मालदीव्स के बीच में. किस चीज को लेकर ये टाइप हुआ है? करेंसी स्वैप यानी मुद्रा स्वैप को लेकर. नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है. सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए, CDSCO विच इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के नाम से जानते हैं.
तो भारत का जो CDSCO है वो अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बन गया है। तो एफिलिएटेड मेंबर बन गया है ये इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम का। तो IMDRF का न्यू मेंबर किसको बनाया गया बेसिकली, या फिर मैं अगर बात करूं इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम का, भारत का जो CDSCO है वो नियामक मेंबर बन गया है। तो यह सदस्यता चिकित्सा उपकरण विनियमन में भारत के वैश्विक सहयोग को बढ़ाएगा और भारत के घरेलू उद्योग की स्पर्धात्मक को मजबूत करेगा। सदस्यता विश्व भर में नियामक प्राधिकरणों के साथ सहयोग के मार्ग खोलती है और नियामक आवश्यकताओं को भी सरल बनाती है। भारत अब सूचना आदान प्रदान के लिए IMDRF के खुले सत्र में भाग ले सकता है और अपने चिकित्सा उपकरण नियामक ढांचे को सूचित करने के लिए IMDRF दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है। क्लियर? तो याद रखना CDSCO अब अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो इंटर्नशिप योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा अभी शुरू की गई है। तो इंटर्नशिप योजना से बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जिसका बजट कितना रखा गया है 2024-25 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जहां पर लगभग 1.25 लाख भारतीय युवाओं को क्या प्रदान की जाएगी, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो 3 अक्टूबर 2024 में अक्टूबर को भारतीय उद्योग परिसंघ ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के पायलट चरण की शुरुआत की है, जिसका बजट कितना है 800 करोड़ रुपए, और कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा 1.25 लाख लोग बेसिक जो भारतीय युवा हैं वो इस प्रोग्राम के तहत क्या प्राप्त कर पाएंगे, इंटर्नशिप प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट लक्ष्य मार्च 2029 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप उत्पन्न करना है, जिससे 5 वर्षों में बेसिकली प्रति वर्ष 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। क्लियर? ओके। योजना को MCA द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 2 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक खुले रहेंगे। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 की शुरुआत हो चुकी है। डन। नेक्स्ट इज भारत में रोजगार की पहुंच बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और अमेजोन ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखो एक फिर से बेसिकली MOU आया है किस किस के बीच में, श्रम और रोजगार मंत्रालय और उसके साथ साथ अमेजोन के बीच में। तो एक हस्ताक्षर हुआ है, एक MOU साइन हुआ है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में न्यू दिल्ली में, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी है भारत के अंदर, जो बेसिकली रोजगार है उसकी पहुंच को और ज्यादा क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो समझौता ज्ञापन 2 वर्षों के लिए निर्धारित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का उपयोग करके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अमेजन और इसकी तृतीय पक्ष स्टाफिंग एजेंसी नियमित रूप से NCS पोर्टल पर नौकरी रिक्तियों को पोस्ट करेंगे और इसके माध्यम से भर्ती करेंगी। क्लियर? तो भारत में रोजगार की पहुंच बढ़ाने के लिए MOLE और अमेजन ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारीबाग झारखंड में विविध परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारीबाग झारखंड से जिनकी शुरुआत की है, जिनका कुल बजट कितना रखा गया है 79,156 करोड़, 79,156 करोड़। तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारीबाग झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया, जिसका बजट कितना है 79,156 करोड़ रुपए। PM मोदी ने जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण और कल्याण पर केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झारखंड में प्रमुख व्यक्ति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हैं। डन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हजारीबाग झारखंड में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज से तेलंगाना नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्ययन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
तो सबसे पहले देखना है तेलंगाना क्या बना है, फर्स्ट स्टेट बना है टू लॉन्च अ चैप्टर ऑफ नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, WEP तेलंगाना चैप्टर का शुभारंभ नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम द्वारा कहां पर किया गया, हैदराबाद। नीति आयोग वही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया था। तो अध्याय का उद्देश्य है महिला उद्यमिता को मेंटरशिप, वित्तीय संसाधन और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच प्रदान करके व्यापक समर्थन देना। WE अब तेलंगाना सरकार की एक पहल WEP अध्याय का प्रबंध करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य की महिला उद्यमी इस मंच से लाभान्वित हो सके। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट से है। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम क्या है, CM 7 योजना है, CM 7 स्कीम। सो डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है CM 7 स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की और इसका पर्पस क्या है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक एक करके पॉइंट समझते हैं। तो त्रिपुरा सरकार ने इस CM 7 स्कीम को स्टार्ट किया है, जिसमें मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा में मदद के लिए बेसिकली या मदद की जा सकेगी। तो जो हायर एजुकेशन के लिए जो मेधावी छात्र हैं, उनको क्या मिलेगी, यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह, उन्होंने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की है। योजना के तहत माध्यमिक स्तर पर 100 और उच्चतम माध्यमिक स्तर पर 100 छात्रों सहित कुल 200 छात्रों को 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय समस्याएं उनकी शिक्षा में बाधा न बने। प्रत्येक जिले के लाभार्थियों का चयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा योजना के आधार पर किया जाएगा। तो त्रिपुरा सरकार ने मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा में मदद के लिए CM 7 योजना शुरू की है। नेक्स्ट है बैंक एंड फाइनेंस से। तो सेबी ने क्या किया है, अभी शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक न्यू फ्रेमवर्क तैयार किया है। सो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अभी अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बूच है। तो अभी सेबी ने क्या किया है, देखो सेबी का काम होता है हमारी जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करना, वहां पर कुछ इलीगल ना हो, पूरी शेयर मार्केट सेबी के थ्रू कंट्रोल की जाती है। तो सेबी ने अभी एक न्यू फ्रेमवर्क तैयार किया है ताकि जो स्टॉक मार्केट है उसमें सट्टेबाजी को, जो सट्टाबाजी चलती है, उसको रोका जा सके। तो 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए सूचकांक डेरिवेटिव ट्रेड ढांचे में 6 उपायों की घोषणा की है। ये नए उपाय 20 नवंबर 2024 से चरणबद्ध तरीके से क्या किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे। सेबी ने 1 फरवरी 2025 से ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य द्वारा ऑप्शन खरीदारों से ऑप्शन प्रीमियम और अग्नि रूप से एकत्रित करने का आदेश दिया है। सेबी, जैसे मैंने बताया, भारत में प्रतिभूति यानी जो हमारी सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट है उसको कंट्रोल करता है और जिसके अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बूच है। डन। तो याद रखना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये है, REC लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली परियोजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब देखो यहाँ पर एक भारत की ऑर्गेनाइजेशन है REC लिमिटेड और एक राजस्थान गवर्नमेंट है, जिन्होंने 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या किए हैं, बिजली परियोजनाओं के ऊपर साइन किया है। तो इसका बजट कितना रखा गया है इस परियोजना का, 3 लाख करोड़ रुपए, और किस किस के बीच में हुआ है, REC और राजस्थान सरकार के बीच में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और उद्योग एवं वाणिज्य कर्नल है राज्यवर्धन राठौर, इनकी उपस्थिति में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। REC लिमिटेड 6 वर्षों के लिए बेसिकली बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन राजस्थान सरकार को प्राप्त करेगी। यह साझेदारी राजस्थान में बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचे का विकास का समर्थन करने के लिए REC की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। क्लियर। तो याद रखना है राजस्थान बेसिकली सरकार और REC के बीच में 3 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें हर साल 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन प्राप्त किया जाएगा REC के थ्रू। डन। नेक्स्ट है DFC विच इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 272 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत की आर्थिक वृद्धि
का समर्थन करने के लिए 272 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। क्लियर? मुख्य निवेशकों में एपीएस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 40 अमेरिकी डॉलर का ऋण और इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण शामिल है। डीएफसी महिलाओं की सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है और इन क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को पैनासिक बायोटेक लिमिटेड को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के माध्यम से समर्थन मिलेगा और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को ऋण देने के लिए यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाएंगे। क्लियर? तो डीएफसी ने इन्वेस्ट किया भारत में, टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 272 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्यों? ताकि भारत का जो आर्थिक विकास है, जो भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसको और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। तो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने अभी 700 किलोमीटर वायु वीर विजेता कार रैली को गर्मजोशी से विदाई दी है। तो 1 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से वायु वीर विजेता कार रैली को गर्मजोशी से विदाई दी। रैली औपचारिक रूप से 8 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के थाई से शुरू होगी और 29 अक्टूबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्या होगी? समाप्त होगी। भारतीय वायुसेना ने 6 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के मरीन बीच पर सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर थीम के साथ एक एयर शो का भी आयोजन किया। उसके अलावा कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में प्रमुख व्यक्ति वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भी शामिल हुए हैं। क्लियर? तो वायु वीर विजेता ये 7000 किलोमीटर का क्या होगा? एक बेसिकली जिसको अभी केंद्रीय रैली होगी, जिसको अभी शुरुआत की गई है कहां से? लद्दाख से, और एंड कब होगा? ये 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पीएसएमसी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब बनाने के लिए तकनीकी हस्ताक्षरण के समझौते को पूरा किया है। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीईपीएल विच इज टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, और सेकंड ताइवान की एक ऑर्गेनाइजेशन है पीएसएमसी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। तो दोनों ने क्या किया है? अभी एक एमओयू साइन किया है ताकि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब बनाई जा सके। तो पीएसएमसी भारत के पहले एआई सक्षम ग्रीनफील्ड फैब को धुलेरा गुजरात में बनाने के लिए डिजाइन और निर्माण समर्थन प्रदान करेगा। फैब में कुल 91,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और जो 20,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुशल नौकरियां पैदा होंगी। नया सेमीकंडक्टर फैब फाइबर मैनेजमेंट, आईसी, डिस्प्ले ड्राइव, एमसीयू और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग लॉजिक जैसे अनुप्रयोगों के लिए चिप्स का निर्माण करेगा। तो याद रखना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पीएसएमसी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब बनाने के लिए आपस में टाई अप किया है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो अभी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी है। नेक्स्ट है हमारी स्पोर्ट्स न्यूज। तो दीपा करमक्कर, तो हम सबको पता है काफी फेमस जिमनास्ट हैं भारत की, जिन्होंने अभी क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दिया। तो ऐतिहासिक जिमनास्टिक यात्रा का अंत। तो दीपा करमक्कर भारत की अग्रणी जिमनास्ट ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। वह खतरनाक पोंडोनोवा वोल्ट करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर मौत का वोल्ट भी कहा जाता है। करमक्कर रियो 2016 ओलंपिक में मामूली अंतर से पोडियम फिनिश से चूक गईं। उनकी साहस और दृढ़ संकल्प की विरासत ने भारतीय जिमनास्ट को पुनः परिभाषित किया है। तो नाम याद रखना, एक तो नाम याद रखना, दीपा करमक्कर किस स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड है? तो वो जिमनास्ट है और अभी उन्होंने क्या कर दिया है? डिक्लेरेशन कर दिया है रिटायरमेंट की और अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट फ्रॉम जिमनास्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो महत्वपूर्ण दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस 2024। तो 8 अक्टूबर 2024 को अभी हमने इंडियन एयर फोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस मनाया। ये भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस था। तो 92nd भारतीय वायुसेना दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया है? 8 अक्टूबर 2024 को। राष्ट्र अपने वायु योद्धाओं की असाधारण समर्पण और बलिदान का समर्थन करता है या सम्मान करता है। इस बार की थीम की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है। यह विषय संचालन उत्कृष्टता बनाए रखते हुए रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के व्यापक उद्देश्य के साथ भी मेल खाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हर्ट डे।
तो जो हर्ट है उससे रिलेटेड डिसीजेस, हर्ट की हेल्थ के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 29 सितंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया, विश्व हृदय दिवस। तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि जो हृदय रोग हैं, जो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, जिसे हम सीवीडी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और सीवीडी को रोकने, पहचानने और प्रबंधित करने के लिए कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व हृदय दिवस 2024 का जो विषय है वो है कार्रवाई के लिए दिल का उपयोग करें। विश्व हृदय दिवस का विचार वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एंटोनी ब्रेडे लूना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो पहली बार विश्व हृदय दिवस 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 29 सितंबर को पूरे वर्ष में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डे है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या थीम से भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट्स। सो भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेलाइट रिपोर्ट। तो डेलाइट रिपोर्ट एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो भारत का ई कॉमर्स मार्केट है वो कितना पहुंच जाएगा, 325 बिलियन डॉलर बाय 2030। यह प्रक्षेपण 21% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। भारत के खुदरा पारिस्थितिक तंत्र को पुनः आकार देने वाली एक डिजिटल क्रांति का भी यह संकेत है। रिपोर्ट भारतीय ई कॉमर्स परिदृश्य के परिवर्तनकारी विकार को भी उजागर करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज औपचेरी न्यूज। तो औपचेरी से न्यूज है, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवि थे और पूर्व आईपीएस अधिकारी थे KKN दारूवाला, अभी जिनका 87 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ते पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित थे KKN दारूवाला, उसके साथ साथ अंग्रेजी कवि थे और आईपीएस अधिकारी भी थे। दारूवाला 1958 बैच के आईपीएस अधिकारी रिसर्च एंड एनालिस्टिक विंग में शामिल हुए और 1995 में संयुक्त खुफिया समिति के अध्यक्ष के रूप में भी सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपनी पहली कविता की पुस्तक अंडर ओरियन 1970 में प्रकाशित की और 1984 में द कीपर ऑफ द डेड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। उसके साथ साथ 2014 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। क्लियर। नेक्स्ट है एम्बेसडर अपॉइंटमेंट। तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, एक बार देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला बेसिकली राजदूत नियुक्त किया। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है संजीव कुमार सिंगला, जिन्हें अभी फ्रांस में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। यह रणनीतिक कदम भारत की कूटनीतिक सेवा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। सिंगला भारत के एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदारी में अनुभव की समृद्धि लाते हैं। भारत फ्रांस संबंध को मजबूत करने के महत्व को नियुक्ति रेखांकित भी करती है। तो याद रखना है संजीव कुमार सिंगला, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू फ्रांस में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है न्यू करप्शन यूनिट चीफ। तो शरद कुमार हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं रिटायर्ड, जिन्हें अभी भारत द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ने एंटी करप्शन यूनिट का चीफ अपॉइंट किया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। यह नियुक्ति क्रिकेट में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीसीसीआई की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। शरद कुमार क्रिकेट प्रशासन में दशकों का कानूनी प्रवर्तन अनुभव लेकर आते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता से खेल की अखंडता बढ़ने की भी उम्मीद है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट इज सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से हमारी नेक्स्ट न्यूज है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति। तो WHO रीजनल कमेटी अभी कहां पर है, कंडक्ट की गई है फॉर साउथ ईस्ट एशिया, न्यू दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है क्योंकि भारत में ये क्या हुई है, कंडक्ट हुई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपनी 77वीं क्षेत्रीय समिति सत्र की शुरुआत की।
यह 3 दिवसीय सम्मेलन 7 से 9 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 11 सदस्य देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। सत्र का उद्देश्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना और सहयोगात्मक समाधान तैयार करना है। जेपी नड्डा भारत के स्वास्थ्य मंत्री को 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो who has been appointed as the chairperson of 77th session of WHO Regional Committee for South East Asia? तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो 77वें सत्र है उसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? जेपी नड्डा को चुना गया, जो भारत के क्या हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अवलोकन हुआ, जो 10 से 30 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसका हर बार सत्र सितंबर के आसपास डिसाइड किया जाता है और सितंबर में कंडक्ट किया जाता है। तो इस बार कौन सा सत्र था? 79 सत्र था, जो अभी 10 से 30 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। फिलेमो योंग, जो कैमरून के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो यूएनजीए के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमो यांग को। सामान्य बहस 24 से 28 सितंबर 2024 तक किसी को पीछे न छोड़ने, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए शांति, सतत विकास और मानव गरिमा की प्रगति के लिए एक साथ कार्य करना थीम के साथ आयोजित की गई। भविष्य का शिखर सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया, जहां 3 समझौतों को अपनाया गया। पहला है पैक्ट फॉर द ग्लोबल, भविष्य के लिए संधि, वैश्विक डिजिटीकरण समझौता और भविष्य की पीढ़ी पर घोषणा। क्लियर? तो यहां से पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमो यांग, जिनको अभी 79 सेशन का हेड बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से ये है वियतनाम ने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की यात्रा पर एमओसीआई मंत्री पीयूष गोयल की मुख्य बातें। तो वियतनाम बेसिकली अभी विजिट किया था। वियतनाम में लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेकर कुछ मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने अभी कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिन्होंने 20 से 21 सितंबर 2024 तक वियतनाम ने लाओ पीआरडे का दौरा किया, ताकि 21वीं जो आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों बैठक है और 12वीं पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक है, उसमें भाग लिया जा सके। उसके साथ साथ एईएम इंडिया परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता लाओ पीडीआर के उद्योग और वाणिज्य मंत्री मलेथोंग और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। मंत्रियों ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए वार्ताओं में प्रगति की समीक्षा की। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में 10 आसियान देश और 8 अन्य ईएस भागीदारों के आर्थिक मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विकास पर भी विचार विमर्श किया। क्लियर? ओके, तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 8 अक्टूबर 2024 के हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। अगर मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले आज की क्लास में शुरुआत की अंतर्राष्ट्रीय समाचार की, जिसमें हमने देखा इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक टाई अप हुआ है, लगभग 750 मिलियन का टाई अप हुआ है, जिसमें करेंसी स्वैप को लेकर डील की गई है। क्लियर? सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय समाचार की अगर मैं बात करूं तो भारत का सीडीएससीओ अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबंध सदस्य बना है। नेशनल न्यूज से हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई, जो अभी हमने पढ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और अमेजन ने भारत में रोजगार की पहुंच बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट हमने कुछ राज्य समाचार देखे। राज्य समाचार से हमने देखा हजारीबाग झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी या विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। तेलंगाना नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच का अध्ययन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और त्रिपुरा सरकार ने उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों की मदद के लिए CM7 योजना की शुरुआत की, जिसमें छात्रों को लगभग 60,000 रुपए का बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त हो गया, मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और वित्त समाचार देखा, जिसमें हमने सेबी के अनाउंसमेंट देखे स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी को रोकने के लिए। REC लिमिटेड का हमने देखा, जिसने राजस्थान सरकार के साथ बेसिकली फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन किया है 3 लाख करोड़ रुपए का, जहां पर वो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे।
बैंक और फाइनेंस से हमने देखा कि डीएफसी ने इन्वेस्ट किया $272 मिलियन USD ताकि इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसको बूस्ट किया जा सके। डिफेंस से हमने देखा वायुवीर विजेता कार रैली, जिसको अभी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से जिसकी शुरुआत की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने एग्रीमेंट देखा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान कंपनी पीएसएमसी का। स्पोर्ट्स में हमने देखा कि भारत की जिमनास्ट थी दीपा करमक्कर, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है। इंपॉर्टेंट डेज में भारतीय वायुसेना दिवस और उसके साथ साथ विश्व हृदय दिवस से रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखे जो 29 सितंबर 2024 को मनाया गया। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने डेलाइट बेसिकली जो डेलॉइट है उसकी रिपोर्ट देखी थी ई कॉमर्स मार्केट के लिए भारत की। ऑब्चरी न्यूज में हमने देखा था फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे और इंग्लिश पोइट थे के दारूवाला, जिनका अभी निधन हो गया। अपॉइंटमेंट में भारत के राजदूतों की नियुक्ति देखी और बीसीसीआई ने न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ का अपॉइंटमेंट किया है। लास्ट हमने समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से देखा, जिसमें हमने देखा कि 77 WHO रीजनल कमिट फॉर साउथ ईस्ट दिल्ली कहां पर कंडक्ट की गई है, भारत में कंडक्ट की गई है। और उसके साथ साथ 79 सेशन ऑफ यूएनजीए देखा, जहां पर कैमरून के पूर्व बेसिकली लीडर को क्या बनाया गया, उसका हेड बनाया गया है। और लास्ट न्यूज हमने देखी MOCI मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी वियतनाम ने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में पार्टिसिपेट किया और वहां पर संबोधित किया लोगों। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 8 अक्टूबर 2024 जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।